असल में यही रायगर की सबसे खास और छुपी हुई शक्ति थी। रफ्तार और अदृश्यता। वह शून्य में घुल चुका था और फिर उसने पहला वार किया, एक ऐसा वार जो किसी ने देखा तक नहीं। उसकी टेढ़ी तलवार बिजली जैसी चमकी और धूमगिरी टीम के लीडर की गर्दन की ओर बढ़ी। तलवार की धार ठंडी और झर से भरी हुई थी। लीडर की आंखों में डर उतर आया। वह बस बाल बाल बचा। अगर एक पल की भी देर होती तो उसका सिर धड़ से अलग हो चुका होता। और तभी उसके पीछे खड़े एक योद्धा ने जमीन पर अपनी हथेली मारी। जैसे ही हाथ लगा जमीन पर कुछ टूटा और पहले वाली फॉर्मेशन दोबारा सक्रिय हो गई। इस बार पहले से भी ज्यादा खतरनाक। पहले जब फिनिक्स टीम से लड़ाई हुई थी तो इस फॉर्मेशन ने बस गौरान को थोड़ी देर के लिए जकड़ा था, लेकिन अब यह अपनी पूरी ताकत से सक्रिय हुई थी। जैसे ही फॉर्मेशन सक्रिय हुई जमीन से हल्का सफेद धुआं उठने लगा। वेदिका चिल्लाई, जहर है। उसी पल रायगर की शक्तियां किसी खिंचाव में खींचने लगी। उसकी तलवार अब भी लीडर की गर्दन से आधा इंच दूर थी, लेकिन अब वह आधा इंच किसी पहाड़ जितना लग रहा था। छिपकेवार तू है कौन जो ऐसी सोच भी रखता है? लीडर एक कदम में रायगर की पीठ के पीछे आ गया, फिर उसकी पीठ पर दोनों हाथों से झोरका वार किया। रायगर का शरीर हवा में उछल गया जैसे कोई पुतला हो। लीडर की आंखों में नफरत थी और होठों पर तिरस्कार भरी मुस्कान। कैसा लगा चुपके से वार करने का अंजाम? मजा आया ना? इतना कहते ही धूमगिरी टीम के 3 और योद्धा रायगर पर एक साथ टूट पड़े। एक वार पेट के बीच में, दूसरा सीने के ऊपर दिल की जगह और तीसरा सीधे माथे पर। जैसे ही वार हुए हवा में डरावनी आवाज गूंजी जैसे कोई अदृश्य ग्रीफन चीख उठा हो। रायगर जमीन पर गिरा, उसके मुंह से काला खून फूट पड़ा। चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ चुका था, लेकिन फिर भी उसने उठने की कोशिश की। पर तभी लीडर ने उसके सिर को पैर से दबा दिया। रायगर, तेरी औकात बस जमीन पर पड़े रहने की है, लीडर ने ठंडी हंसी के साथ कहा, लेकिन उसकी आंखों में डर छुपा था। वह जानता था कि अगर उस पल फॉर्मेशन ने रायगर की शक्ति खींची नहीं होती तो शायद अभी वह जिंदा नहीं होता। उसने एक बार और जोर से रायगर के सिर को रगड़ा, फिर बाकी लोगों की तरफ देखा और बोला, अब कौन आएगा? मैं। गौरांग की आंखों में गुस्से की आग थी। उसका अभेद्य कवच उसकी पूरी देह पर फैल गया। उसने किसी का इंतजार नहीं किया। गहरी सांस ली, अपनी शक्तियां इकट्ठा की और पूरे दम के साथ आगे बढ़ा। उसके कदमों की आवाज ऐसे थी जैसे युद्ध का ढोल बज रहा हो। आजा, अगर हिम्मत है तो सामने आ। इधर एक कोने में हिमेश की सोच तेजी से चल रही थी। ये फॉर्मेशन, इसका तोड़ क्या है? इसे कैसे तोड़ा जा सकता है? अगर फॉर्मेशन नहीं टूटी तो गौरांग और बाकी सब की शक्ति धीरे धीरे खींचती जाएगी। चाहे गौरांग कितना भी ताकतवर हो, आखिरकार गिर ही जाएगा। जितनी ज्यादा शक्तियां वह इस्तेमाल करेगा उतनी जल्दी फॉर्मेशन उससे निगल जाएगी। इसका मूल कहाँ है? फॉर्मेशन का मूल तोड़ना पड़ेगा, पर वह है कहाँ? हिमेश के दिमाग में फॉर्मेशन के सक्रिय होने का पूरा तरीका घूम रहा था। इस अखाड़े के चारों तरफ पहले से ही एक फॉर्मेशन है और अब उसके अंदर एक और फॉर्मेशन बनाई गई है, लेकिन ये दोनों अभी तक आपस में नहीं टकराए, यानी मूल अखाड़े के अंदर नहीं हो सकता। इसका मतलब हिमेश, जिसने पिछले 2 महीने गुप्त फॉर्मेशन की ट्रेनिंग की थी, अब सब समझ चुका था। और तभी हिमेश ने जल्दी से कहा, मास्टर ओज एसफीरा, मुझे आपकी मदद चाहिए। ओज ने बिना वक्त गंवाए पूछा, बोलो जल्दी। हिमेश बोला, इस फॉर्मेशन का मूल अखाड़े के बाहर कहीं है। अगर हम उसे ढूंढकर तोड़ दे तो ये पूरी फॉर्मेशन बिखर जाएगी। एस्पेरा बिना एक पल गवाए अखाड़े की ओर भागी। ओज भी पीछे पीछे दौड़ पड़ी। हिमेश भी दौड़ते हुए चिल्लाया, गौरांग भाई टिके रहो। अखाड़े के बीच में गौरांग पर चारों तरफ से हमले किए जा रहे थे। उसके शरीर पर जो अभेद्य कवच था, उसकी शक्तियां किसी अदृश्य बल द्वारा खींची जा रही थी और वह कुछ नहीं कर पा रहा था। हाँ 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 रक्षक मोटे, अभी तो बड़ा गुरूर था तुझमें, अब कैसा लग रहा है? धूमगिरी टीम का लीडर ताना मारते हुए हंसा। बिना रक्षक शक्ति के गौरांग एक साधारण इंसान से ज्यादा कुछ नहीं रह गया था। उसकी सारी शक्तियां दब चुकी थी, लेकिन फिर भी वह दहाड़ा, बस इतनी ही ताकत है तुम्हारी? ये तो गुदगुदी जैसी लग रही है। हा का चेहरा सूजा हुआ था, शरीर जख्मी था, लेकिन गुरूर अब भी अटूट था। तभी उसकी नजर एस्फीरा और ओज पर पड़ी जो अखाड़े के आसपास घूम रही थी। उसे समझने में देर नहीं लगी कि वह लोग फॉर्मेशन का मूल ढूंढ रहे हैं। उसे वेदिका, तिम्रा और शहनाज के लिए वक्त खरीदना था। आर्यन यहाँ नहीं था, वह हार नहीं सकते थे। अगर उसे अपने लीडर के साथ और आगे बढ़ना था तो उसे और भी मजबूत बनना पड़ेगा। गौरांग फिर से गरजा, तो तुम रेंगने वाले कीड़ों को लगता है कि मुझे रोक लोगे? तो आ जाओ। एक एक करके नहीं, सब एक साथ। उसके माथे से खून बह रहा था, पर उसका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे कोई जंग का देवता हो।
वो ना गिरा ना पीछे हटा। भीड़ में बातें होने लगी। यह पागल हो गया है क्या, इतनी मार खाकर भी खड़ा है। ये वही मोटा है ना, शिवांश परिवार से पूरी तरह गधा निकला। हाँ, धूमगिरी टीम जीतने ही वाली है। चारों तरफ लोग बस मजाक उड़ा रहे थे, क्योंकि जब कोई कमजोर होता है तो लोग उस पर हंसते हैं। कोई साथ नहीं देता। गौरांग से भी किसी को हमदर्दी नहीं थी। ग्रीफिन हॉल के शिष्य तालियां बजा बजा कर चिल्ला रहे थे, मारो इसे, हमारे हॉल के सामने इसकी क्या बिसात, इसका सारा गुरूर तोड़ दो। दर्शक दीर्घा में बैठा केरिम भी मुस्कुरा रहा था। उसे लग रहा था जैसे सब कुछ उसकी योजना के हिसाब से हो रहा हो। बगल में बैठे फॉर्मेशन हॉल के अध्यक्ष की नजर अखाड़े के बाहर दौड़ी और उसने कहा, भाई कैरम, ये लोग क्या ढूंढ रहे हैं। और तभी हिमेश की आवाज गूंजी, मिल गया, यही है इस पत्थर के नीचे। हिमेश की पकड़ फॉर्मेशन पर मजबूत थी। उसे ज्यादा वक्त नहीं लगा मूल ढूंढने में। उसने जल्दी से पत्थर हटाया। नीचे एक चमकता हुआ क्रिस्टल था और यही था फॉर्मेशन का मूल। तो डैच दो इसे। हिमेश ने पूरी ताकत से उस पर हथेली मारी, लेकिन हाथ शून्य हो गया और वह खुद पीछे गिर पड़ा। हाँ, फॉर्मेशन हॉल का अध्यक्ष हंसा, यह अग्नि क्रिस्टल है, तेरे जैसे मामूली लड़के से यह नहीं टूटेगा। हिमेश की ताकत सिर्फ फॉर्मेशन चलाने और समझने तक थी। किसी क्रिस्टल को तोड़ना उसके बस की बात नहीं थी। लेकिन ओजा और एस्फीरा की ताकत अलग थी। ओज ने तुरंत हवा में उड़ान भरी। हाथ में प्रतिशोध तलवार की चमक उठी। स्वर्ड सैंस तकनीक एक बिजली सा तेज और सटीक वार क्रिस्टल पर गिरा और उसकी सतह पर दरारें उभर आए। फॉर्मेशन हॉल के अध्यक्ष की आंखें चौंधिया गई। वह तुरंत बोला, भाई कैरम, हमें उन्हें फॉर्मेशन का मूल तोड़ने नहीं देना चाहिए। अगर फॉर्मेशन ढह गई तो उनकी शक्ति फिर से लौट आएगी। और उस वक्त कैरम की आंखों में खौफनाक चमक उभरी। उसने गुर्रा कर कहा, ग्रीफिन हॉल के शिष्य कहाँ हैं? यहाँ है गुरुदेव। पीछे दर्जनों शिष्य एक साथ खड़े हो गए। कैरम ने ठंडी नजरों से ओज और एस्फीरा को देखा और हुक्म दिया, मार डालो इन्हें। हाँ गुरुदेव। वो सारे शिष्य उड़ते हुए नीचे कूदे। तभी भीड़ में से हैदर गरजा, भाइयों, आर्यन भाई का कर्ज चुकाने का वक्त आ गया है। हमला करो, ग्रीफिन हॉल वालों को खत्म कर दो। चक्र योग हॉल के दर्जन भर साधारण शिष्य अपनी जान की परवाह किए बिना ग्रीफिन हॉल के शिष्यों को रोकने के लिए सामने आ गए। रीवा और घायल अवियान भी डटकर खड़े हो गए। एस्फीरा ने भी चढ़ाकर ओजा से कहा, तुम क्रिस्टल को तोड़ो, मैं इन्हें संभालती हूँ। इतना कहते ही एस्फीरा के शरीर से गुलशिता परी की छवि बाहर निकल आई। उधर रीवा की अग्निपंख ब्लड लाइन की शक्तियां भी सक्रिय हो गई और वह भी बाकियों के साथ मिलकर ग्रीफिन हॉल के शिष्यों को रोकने में लग गई। दरार आने से फॉर्मेशन थोड़ी कमजोर पड़ गई थी, जिससे गौरांग और बाकियों की कुछ हद तक शक्तियां वापस लौट आए। गौरांग ने जोर से दहाड़ा, बस इतना ही दम है तुझ में, फिर आ, सब आओ एक साथ। अखाड़े में माहौल पूरी तरह बिगड़ चुका था। गौरांग पूरी तरह पागल होकर लड़ रहा था। तिमरा, वेदिका और शहनाज बस दूर से देख रहे थे। उनका मन अंदर से टूट रहा था, लेकिन वह कुछ कर नहीं पा रहे थे। अगर वह बीच में आते तो खेल वहीं खत्म हो जाता। तिमरा ने गहरी आवाज में कहा, बस थोड़ी देर और सब खत्म होने ही वाला है। उसकी मांसपेशियां तन गई, मुट्ठियां कस गई। अखाड़े के बाहर ओजा फिर से हवा में उड़ी। दोनों हथेलियों से तलवार पकड़कर उसने पूरी ताकत से क्रिस्टल पर हमला किया। अब तो टूट जा। लेकिन उसी वक्त अनुराग एक कदम में उसके सामने आ गया और होठों पर तिरछी मुस्कान के साथ बोला, इतनी मेहनत मेरे रहते। उसके शब्दों के साथ ही शक्तियों की एक लहर ओज की ओर लपकी, जैसे हवा में कोई अदृश्य जाल फैल गया हो। अगले ही पल ओज का शरीर कांप उठा। वह शक्ति मूलवीर स्तर की थी। उसमें ऐसा दबाव था कि ओज की सांसें थमने लगी। उसकी आंखें पल भर के लिए सफेद हुई और फिर वह धड़ाम से जमीन पर आ गिरी। एस्फीरा ने जब देखा कि ओज मुसीबत में है, उसकी नसें फड़क उठी। रुको, उसने चीखते हुए हाथ उठाया और तुरंत गुलशिता परी की छाया बिजली की गति से अनुराज की ओर झपटी। ओज खून से लथपथ जमीन से उठी और फिर से उड़ गई। इस बार वह पूरी शक्ति से तलवार लेकर क्रिस्टल को फोड़ने वाली थी, मगर अनुराग ने अचानक और भी भयंकर शक्ति से हमला किया और ओज को फिर जमीन पर पटक दिया। साथ ही एक हाथ के इशारे से उसने गुलशिता परी की छाया को भी पीछे धकेल दिया और हंसते हुए बोला, क्या बेकार लोग हैं। उसके लहजे में घमंड और तिरस्कार साफ झलक रहा था। वो फिनिक्स हॉल का अध्यक्ष था और यहाँ कोई उसे रोक नहीं सकता था, यहाँ तक कि एस्फीरा भी नहीं। चक्रयोग हॉल के लोग बिखर रहे थे। ओज गंभीर रूप से घायल थी। एस्फीरा और रीवा अपने अपने मोर्चों में फंसी थी। अगर फॉर्मेशन ना टूटी तो अखाड़े में गौरांग और बाकी जिंदा नहीं बचेंगे। और उसी पल अगर अनुराज ने फिर हमला किया तो ओजा का भी अंत तय था। ओजा जमीन पर पड़ी थी, खून में सनी हुई, लेकिन फॉर्मेशन अब भी वैसी की वैसी थी। सफीरा भी किसी अदृश्य शक्ति से बंधी हुई थी।
कुछ कर नहीं पा रही थी। वह बस देखती रही कि अनुराग धीरे धीरे ओज की ओर बढ़ रहा है। दूसरी ओर केरम और अन्य हॉल अध्यक्ष ठहाके लगाकर हंस रहे थे। उन्हें लग रहा था कि अब जीत पक्की है और इस घड़ी मानो वह आर्यन के अस्तित्व को ही भूला बैठे थे। और तभी अचानक आसमान से एक आकृति गिरी। पर यह कोई साधारण आगमन नहीं था। उसके बाल सुनहरी चमक में चमक रहे थे, जैसे वह खुद आकाश को चीर देने चला हो। उसके चारों ओर एक जलती हुई ऊर्जा भबक रही थी जिसे नग्न आंखों से भी देखा जा सकता था। फिर एक विशाल चमकती हुई स्वर्णिम हथेली आसमान से नीचे गिरी। पूरा आकाश कांप उठा जैसे फटने को हो। वह शक्ति जो किसी देवता की लगती थी, लहराते हुए नीचे आए और सीधे अनुराग को निशाना बनाया। वह इतनी तेज थी कि अनुराग को कुछ समझने का वक्त ही नहीं मिला। इतनी खतरनाक कि मैदान में बैठे हर व्यक्ति के चेहरे पर अविश्वास था। किसी को भी नहीं लगा था आर्यन इस समय आएगा, वह भी यूं आसमान से जैसे कोई देवता। अनुराग ने ऊपर देखा और डर के मारे चीख मारी। आहा! और फिर वह हथेली उस पर आ गिरी। जमीन पर एक विशाल हस्तचिन्ह उभर आया। उसके बीच में अनुराग की लाश मांस के लोथड़े जैसी पड़ी थी। ना कोई हरकत, ना सांस। पल भर में उसका खात्मा हो गया। उसी समय सिस्टम की आवाज गूंजी। बधाई हो आर्यन, तुमने एक और श्रावक को मारा है। तुम्हें 80,000 एक्सपी पॉइंट्स, 8,000 अमर ऊर्जा पॉइंट्स और 10 अमर मूल्य मिले हैं। बधाई हो आर्यन, तुम्हें 3 इमोर्टल क्रिस्टल मिले हैं। बधाई हो आर्यन।